हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योर जोन आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसी में एक टॉपिक है जहाँ हम लोग 1916 में आकर के उसको ख़त्म किए थे, वो होम रूल आंदोलन के पास। तो उसके आगे जो भी घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बनिए, और वीडियो में क्या कमी है आप कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1916 के बाद आती है 1917 की घटनाएं। ठीक है, तो 1917 में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हुआ था। 1917 में क्या होता है। सबसे पहले जुलाई 1917 में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा छपता है। मॉन्टेग्यू घोषणा क्या होता है, अखबार में छपता है। ठीक है, जुलाई 1917 में सबसे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा अखबार में छपता है। तो इसमें क्या था, इस मॉन्टेग्यू घोषणा में, इसमें अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भारतीयों को जो आज़ादी है ना, भारतीयों को आज़ादी एक बार नहीं देंगे, हम क्रमबद्ध तरीके से देंगे, कभी किसी प्रांत को कभी किसी प्रांत को। तो यही था मॉन्टेग्यू घोषणा। तो जुलाई 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा छपता है। उसमें लिखा गया था कि अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भारतीयों को शासन या सरकार क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना। क्रमबद्ध तरीके से मतलब कि एक बार पूरा भारत को हम लोग सरकार बनाने के लिए अस्थायी तो नहीं देंगे। एक एक करके, कभी किसी प्रांत को कभी पंजाब को तो कोई बंगाल को, ऐसे करके हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पूरा भारत में सरकार का स्थायी गठन करेंगे। एक एक करके, पूरा रूप से हम लोग एक बार नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये तो छप जाता है। जब छपता है तो क्या होता है कि फिर से कांग्रेस में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। जब ये छपता है, जैसे ही अखबार में छपता है, तो फिर क्या होता है, कांग्रेस दो पार्टों में बढ़ जाता है। जैसे ही अखबार में छपता है तो कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है उदारवादी, एक होता है उग्रवादी। तो उग्रवादी कहना उचित नहीं है, अब हम इसको कह सकते हैं क्रांतिकारी कहिए। ठीक है, उग्रवादी से अच्छा वर्ड है क्रांतिकारी। एक बढ़ जाता है उग्रवादी में, यानी कि क्रांतिकारी में, एक बढ़ जाता है उदारवादी में। तो क्यों कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ गई, तो सबसे पहले क्या होता है कि उदारवादी जो थे ना, जैसे उदारवादी में कौन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी आते थे। इसी में बाल गंगाधर तिलक है, इसमें दादा भाई नौरोजी आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले आते थे। ये सब उदारवादी नेता थे। वही अगर उग्रवादी और क्रांतिकारी की बात करें तो इसमें बिपिन चंद्र पाल थे, उसके बाद से लाजपत राय थे, उसके बाद से बाल गंगाधर तिलक थे। ये सब आते हैं उग्रवादी या क्रांतिकारी नेताओं में। तो इन्होंने क्या किया कि इसका समर्थन नहीं किया। क्या किया, इसका समर्थन नहीं किया। कहा कि नहीं, ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा है ये ठीक नहीं है। और इन लोगों ने क्या किया, इसका समर्थन किया। दो गो दल है कांग्रेस में, एगो था उदारवादी, एगो था क्रांतिकारी दल। एक समर्थन कर रहा है, एक नहीं समर्थन कर रहा है। जब ऐसी हालात आएंगी तो क्या होगा, दो पार्ट में कांग्रेस फिर से बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, तो 1918 में बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, 1918 में कांग्रेस दूसरी बार विभाजित हो जाती है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कब, तो 1918 में कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन होता है। कांग्रेस का कितना बार, कांग्रेस का सेकेंड बार विभाजन होता है। इसकी पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे कांग्रेस का अधिवेशन, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें रास बिहारी बोस अध्यक्षता करते हैं, उसमें भी कांग्रेस दो पार्टों में बढ़ गई थी। ठीक है, तो वहाँ नरम दल और गरम दल को लेकर के, अध्यक्षता को लेकर के वहाँ पे लफड़ा था। और यहाँ पे था कि जो मॉन्टेग्यू घोषणा छपा था उसमें उदारवादियों ने इसका समर्थन किया, वही उग्रवादी या क्रांतिकारियों ने इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। अब इसी में से एक थे बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा कि सूर्य विहीन उषा काल। क्या कहा, सूर्य विहीन उषा काल। इसका मतलब हुआ कि सुबह तो हो गया है लेकिन सूरज अभी उगा नहीं है। बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि सूर्य विहीन उषा काल। किसको कह रहे हैं, तो मॉन्टेग्यू घोषणा को। पूछता है क्वेश्चन कि मॉन्टेग्यू घोषणा को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, तो सूर्य विहीन उषा काल। यहाँ तक समझे। तब ये तो छपा था अभी मॉन्टेग्यू घोषणा। तब पूछता है मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया, तो मॉन्टेग्यू घोषणा आता है कब,
20 अगस्त कब आता है? 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को कब आता है? मॉन्टेग्यू घोषणा आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था, तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आता है। ठीक है, अब क्या करता है, पहले तो ऐसे पूछता था, अब पूछता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं अगस्त घोषणा के नाम से। किससे? अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा के नाम से हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा को जानते हैं। इन्होंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य विहीन उषा का। आज जितने उदारवादी थे इन्होंने कहा मैग्ना कार्टा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा कह दिया। इतना समझे? तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब छपता है? तो जुलाई 1917 में छपता है। तो उसमें क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है उदारवादी, एक होता है उग्रवादी या क्रांतिकारी। उग्रवादियों ने इसका समर्थन नहीं करते हैं, उदारवादी जो थे इसका समर्थन करते हैं। जो उदारवादी समर्थन कर रहे थे तो मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या बता दिए? मैग्ना कार्टा। इन्होंने कहा कि ये मैग्ना कार्टा है। इसमें क्या कहा गया था? अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम भारतीयों को शासन चलाने के जो अधिकार है ना, एक बार पूरा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसको सरकार चलाने की मान्यता देंगे। चलिए फिर पूछता है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया, तो 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। 20 अगस्त 1917 को। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। किसने कहा था मॉन्टेग्यू घोषणा को कि सूर्य विहीन उषा काल? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। यहाँ तक समझे? तो ये था मॉन्टेग्यू घोषणा। अब इसके आगे की जो घटनाएं हैं, 1917 हो गया, अब हम लोग को बढ़ना है 1918 में। ठीक है, 1917 में ही आते हैं। एक और घटना देख लेते हैं 1917 में, जिसका क्या नाम है जी? चंपारण सत्याग्रह। दिख रहा है? चंपारण सत्याग्रह। ये देखिए कमाल की चीज़ें हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो जरूर मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे हम लोग कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, कब हुआ था। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1916 में, कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो इसी में क्या करते हैं, महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। तो बिहार से, चंपारण से ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। ये भी वहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में शामिल थे। ये जाते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण की जितनी घटनाएं थी उन्होंने बताया। रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती बोना अनिवार्य है। अंग्रेजों द्वारा ये नियम लागू किया गया है, और वो भी जबरन, यानी कि अपने मन से आप नील की खेती करें, ऐसा नहीं था। जबरदस्ती अंग्रेज जो थे ना, नील की खेती करवाते थे चंपारण में। ठीक है, तो इन्होंने जाकर के ये बात किससे बताई? गांधी जी से बताई कि जबरन चंपारण में नील की खेती प्रत्येक 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा, 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा कराया जा रहा है। यहाँ तक समझे? तो इसी को लिखता है 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। वो भी जबरन करवाते थे। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने जाकर महात्मा गांधी को बताया, और महात्मा गांधी कहे कि ठीक है चलते हैं हम भी। तो 1917 में वो आते हैं कहाँ पे? पहले पटना में आते हैं। जब पटना में आते हैं उसके बाद से पटना में जब आते हैं, पटना से फिर से जाते हैं कहाँ पे? चंपारण में। ठीक है, यहाँ तक। मुजफ्फरपुर में जब, पटना से पहले मुजफ्फरपुर में जब आए थे, तब मुजफ्फरपुर में उनको जेबी कृपलानी जी क्या करते हैं? उनकी स्वागत करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसी याद रखिएगा, इसको लिख नहीं रहे। तो 1917 में जब ये सब घटनाएं बताते हैं, उसके बाद से जाते हैं महात्मा गांधी कहाँ पे पहुँचते हैं? चंपारण में। चंपारण पहुँचते हैं महात्मा गांधी चंपारण पहुँचते। जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये बातें सब अंग्रेजों को बताते हैं कि आप लोग ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी आप लोग टैक्स लगाए हैं इस पर 25% बोनस को वापस कीजिए। कितना परसेंट? 25% बोनस को वापस कीजिए। ठीक है, अब ये जब हो गया तो क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में सब बातें बता दिए, तो उसके बाद से क्या किया, एक कमेटी बैठाई गई, एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी की आप जाँच करिए ये बात सही है कि नहीं है। कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई गई कि जो 3 कट्ठा 20 कट्ठा में से नील की खेती की जा रही है, इसकी जांच करिए कि इतना बात ये सही है कि नहीं है। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था क्या? चंपारण एग्रोगेरियन
चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, ठीक है। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी क्या लिए बनाई गई थी? ये पता करने के लिए कि सच में 3 कट्ठा पे नील की खेती हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए बनाया गया चंपारण एग्रीगेशन कमेटी, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष खुद गांधी जी को बनाया गया कि आप जांच करिए। अध्यक्ष किसको बनाया गया? महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण एग्रीगेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। ये बताते हैं, देखते हैं कि हाँ ये तो सही बात है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती हो रही है। उसके बाद से इसको फिर से क्या करते हैं, अंग्रेज वापस लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये आंदोलन सफल हो जाता है। जो क्या होता है, सफल हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में गांधी जी के द्वारा प्रथम सफल आंदोलन सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी के द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह तो कौन था? चंपारण वाला। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। इतना समझे। जब ये सब हो जाता है, जब सफल हो जाता है आंदोलन, तो रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं। उससे पहले केवल उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे ये घटनाएं होती है, सफल होता है चंपारण सत्याग्रह, तो रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किसे दी थी? तो महात्मा गांधी को। या महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इतना समझे। इसके आगे जो भी घटनाएं बता रहे हैं, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बेटा इसको। चलिए, अब क्या होता है कि जब वो चंपारण सत्याग्रह होता है, पूछता है कि कितने लोग उनके साथ, कौन कौन लोग शामिल थे गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में, कौन कौन लोग शामिल थे। आजकल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे? साथी देखिए इनके, जो भी साथी थे इनके चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन लोग इनके साथ थे। तो जयप्रकाश का राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। फिर से थे जेबी कृपलानी, मजहरूल हक। ये लोग क्या थे? इनके साथ शामिल थे। अब क्या होता है, एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा। किसने किया था? एनजी रंगा। इतना समझे। चलिए, तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध करते हैं एनजी रंगा। यहाँ तक समझे। उसके बाद से एक बार तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान किसने बचाया? और 68वीं और 69वीं दोनों बीपीएससी में पूछा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो उनका नाम था बतख मियाँ। क्या नाम था? बतख मियाँ। ये क्या थे? एक रसोइया थे। क्या थे? रसोइया थे। इनके खाने में जहर मिला दिया गया था। उन्होंने जाकर के बता दिया गांधी जी से कि ये खाना आप मत खाइएगा, इसमें जहर मिला हुआ है। तो उनका जान कौन बताए थे? बतख मियाँ। यहाँ तक समझे। तो ये था चंपारण सत्याग्रह का पूरा एक वीडियो। ठीक है। तो पूछता है, एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि आखिरकार अंग्रेज जो थे वो नील की खेती क्यों करवा रहे थे? चंपारण में आखिरकार अंग्रेज नील की खेती क्यों करवा रहे थे? क्यों नहीं दूसरा कुछ की खेती करवा रहे थे? इससे अच्छा चीज़ थी। तो कारण क्या था कि उस समय जर्मनी जो था ना, जर्मनी में नील से कपड़े बनाए जाते थे। कपड़े बनाए जाते थे, पेंट बनाया जाता था। उसीलिए क्या करते थे, अंग्रेज चंपारण में नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1917 के बाद हम लोग आते हैं 1918 में। कब आते हैं? 1918। तो पहले आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर। इसको देखिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलिए, अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब होता है? ये होता है फरवरी और मार्च के आसपास 1918 में। ठीक है, 1918 में, फरवरी या मार्च के आसपास 1918 में। ये क्या था आखिरकार? अहमदाबाद मिल मजदूर क्यों हुआ? ठीक है। तो उस समय क्या हुआ था कि जितने भी मिल मजदूर थे ना, वो बोनस को लेकर के
बोनस को लेकर के अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे थे या मिल मजदूरों से लड़ रहे थे। किसके लिए? बोनस के लिए। बोनस के लिए किससे लड़ रहे थे? बोनस के लिए मिल मजदूरों से लड़ रहे थे। मिल मजदूर नहीं, मिल मालिकों से लड़ रहे थे। मिल मालिकों से लड़ रहे थे। बोनस के लिए किससे लड़ रहे थे? मिल मालिकों से लड़ रहे थे, लेकिन वो मालिक जो था वो बोनस नहीं दे रहा था। तो ये बात पहुंचती है कहाँ पे? महात्मा गांधी जी के पास। ये मजदूर जितने भी थे, मजदूर यूनियन, वो जाके बताते हैं गांधी जी को कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का बोनस वापस नहीं दे रहे हैं, बोनस हम लोग को नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी आते हैं, तो जो मिल मालिक थे ये कहते हैं हम 20% ही बोनस देंगे। कितना परसेंट? 20% ही बोनस देंगे, इससे ज़्यादा हम बोनस नहीं देंगे। अगर 20% जिसको बोनस लेना है वो ले और नौकरी पर रहे, या जिसको 20% बोनस नहीं लेना है वो नौकरी से बाहर निकल जाए। जब गांधी जी आते हैं तो वो बोनस कितना परसेंट मांग करते हैं? सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो कहते हैं 35% बोनस आपको दिया जाना चाहिए मजदूरों को। 35% बोनस दीजिए, तभी जाकर के क्या होगा? ये आंदोलन खत्म होगा। तो इसी में पहली बार जब अंग्रेज जो मिल मजदूर थे, मिल मालिक थे, नहीं मानते हैं, तो क्या करते हैं गांधी जी पहली बार क्या करते हैं? भूख हड़ताल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी मार्च 1918 में जो हुआ था, उसी में गांधी जी ने पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट गांधी जी ने बोनस की मांग की थी? तो 35%। कितना परसेंट? 35%। और कितना परसेंट मिल मालिक देने के लिए तैयार थे? तो 20%। ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब 35% उन्होंने दिया तभी जाकर के मिल मजदूर खत्म हुआ। तो उन्होंने जब भूख हड़ताल किया तो उन्होंने 35% क्या किया? बोनस देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद से आंदोलन क्या हो गया? खत्म। इतना समझे? चलिए, उसके बाद पूछता है खेड़ा। यहीं दिख रहा है क्या? देखिए तो ना, यहाँ, हाँ, खेड़ा यहाँ देख लेते हैं, छोटा सा है। खेड़ा भी हुआ था। अहमदाबाद के बाद खेड़ा होता है। क्या करता है? मिलाने के लिए दे देता है। तो पहले अहमदाबाद मारिएगा, और पहले आता है ना, तो अहमदाबाद पहले मारिएगा, उसके बाद खेड़ा मारिएगा। ऐसे 4 गो ऑप्शन दे देगा। पहले पूछता है रोलेट चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, रोलेट एक्ट कब आया था, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर खेड़ा। 4 गो ऑप्शन से छीट देगा। अब बताएगा इसको लाइन से क्रम आरोही अवरोही में सजाइए। तो पहले मारिएगा अहमदाबाद, उसके बाद ही खेड़ा मारिएगा। ठीक है। ये होता है मार्च में, मार्च 1918 में। ये कहाँ पे होता है? खेड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद भी तो गुजरात में है। तो खेड़ा पड़ता है गुजरात में। ये होता है मार्च 1918 में। ये कृषक था। क्या था? कृषक आंदोलन था। कृषक आंदोलन। इसका भी नेतृत्व कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। गांधी जी करते हैं। यहाँ तक समझे? तब पूछता है, ये प्रथम असहयोग आंदोलन था। क्या था? प्रथम असहयोग आंदोलन। प्रथम असहयोग आंदोलन। तो इसमें इतना ही जानना है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो अहमदाबाद के बाद, यानी मार्च 1918 में। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। यह एक कृषक आंदोलन था। गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब प्रथम असहयोग आंदोलन था। प्रथम असहयोग 1920 वाला मत मारिएगा। पूछेगा प्रथम असहयोग आंदोलन कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। इतना समझे? ये पूरा समझ पाएगा बेटा इसको? हाँ, तो इसके आगे की जो भी घटनाएं हैं उसको बस हम देखते हैं। ठीक है। चलिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए, अब देखेंगे 1918 तक की घटनाएं हो गई। अब 1919 में आते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, फिर खिलाफत आंदोलन देखेंगे, उसके बाद से हम लोग चलेंगे असहयोग आंदोलन, उसके बाद से चलेंगे स्वराज के बारे में। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो सबसे पहले पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था रॉलेट एक्ट। ये क्या था? इसमें था जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं उनको बिना किसी बिना संदेह के ही उसको पकड़ करके जेल में डाल देना है। समझ रहे हैं? जो भी क्रांतिकारी घटनाएं कर रहे हैं उनको निसंदेह पकड़ना है और ले आकर जेल में डाल देना है। इतना समझे? तो क्या था? किसी भी व्यक्ति को निसंदेह पकड़कर
जेल में डालना, ठीक है। अब जेल में डाल दिए तो आप ना वकील के पास जा सकते हैं, ना कोई अपील पेश कर सकते हैं, पकड़ लेना है और जेल में डाल देना है। और इसके खिलाफ ना अपील कर सकते हैं, ना दलील ले सकते हैं, और ना वकील पेश करते हैं। इसको कहते हैं न वकील, न दलील और न अपील, ठीक है। इतना समझे, न वकील, न दलील, न अपील, आप कुछ भी पेश नहीं कर सकते। ये एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट। अब क्या होता है, जब रॉलेट एक्ट आ जाता है, निसंदेह किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा, तो अब क्या करते हैं, महात्मा गांधी इसका 6 अप्रैल को, कब, 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को इसका विरोध करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट का कब विरोध किए थे। महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट का विरोध कब किए थे, तो 6 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं, इसका महात्मा गांधी विरोध करते हैं। यहाँ तो दिक्कत। अब क्या होता है, जब 6 अप्रैल को विरोध करते हैं तो इनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। कहीं कहीं 9 दे रहा है, कहीं कहीं 8 दे रहा है। तो 9 अप्रैल 1919 को इन्हें क्या किया जाता है, पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। इतना समझे। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं, उनको 9 अप्रैल 1919 को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। और इनके साथ और किसको डाला जाता है, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इतना समझे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी इनके साथ 9 अप्रैल को ही, ध्यान रखिएगा, 9 अप्रैल 1919 को इनको भी क्या किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इतना समझे। अब क्या होता है, जब इनको जेल में डाल दिया गया है तो इनके ही समर्थन में, सत्यपाल और सैफुद्दीन के ही समर्थन में क्या होता है, समर्थन में, ठीक है, इनके समर्थन में कब, 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, 1919 को अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में किस दिन, बैसाख के दिन, बैसाख के दिन क्या होती है, भीड़ इकट्ठा होती है। यहाँ तक समझे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी 9 अप्रैल 1919 को जेल में डाल दिया जाए। इनके लिए समर्थन में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाख के दिन, आजकल देखिए क्या हो रहा है, ट्रेंड कुछ बदला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देता है किस दिन, तो बैसाख के दिन अमृतसर में। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाख के दिन अमृतसर में भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है। इतना जब हो गया तो उस समय कौन था, उस समय जो जनरल था जिसका नाम था R.E.H. डायर। कौन था, R.E.H. डायर ने क्या करता है, गोलियां चलाने का आदेश दे देता है, गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। R.E.H. डायर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। अब क्या होता है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट था, एक पंजाब का लेफ्टिनेंट, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। पंजाब का लेफ्टिनेंट जो था उसका नाम था जनरल माइकल डायर। ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, तो 19 मार्च 1919 को। गांधी जी ने इसका विरोध कब किया था, 6 अप्रैल 1919 को। तो कब इनको पकड़ा गया, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को, तो कब पकड़ा गया, 9 अप्रैल 1919 को। उसी समय गांधी जी को भी पकड़ लिया गया था। अब क्या होता है कि इनके समर्थन में, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थन में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को क्या करती है, अमृतसर के बैसाख के दिन भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है उनको छुड़ाने के लिए। तो अब उसके बाद से क्या होता है, उस समय जो जनरल था R.E.H. डायर। अब पंजाब का अगर पूछेगा लेफ्टिनेंट तो क्या हो जाएगा, जनरल माइकल ओ डायर। पंजाब का माइकल ओ डायर, अब पूरे भारत का जो था R.E.H. डायर, जो कि गोलियां चलाने का आदेश दे देता है। कितना समझे। अब पूछता है कि जो माइकल ओ डायर है, इसका सहयोग कौन कर रहा था, तो एक भारतीय ही था जिसने क्या किया, सहयोगी इसका जो था हंसराज। कौन था, हंसराज जो था ना, इसका सहयोग कर रहा था। समझ रहे हैं, घर का भेदी लंका
ढाई। तो हंसराज इसका सहयोग कर रहा था। जब इतना घटनाएं हो जाती हैं तो इसी को हम लोग 13 अप्रैल 1919 को क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। पूछता है सीधे क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। जब ये घटनाएं हो जाती हैं तो ये हंसराज तो क्या करता है, इसका सहयोग करता है। उसी समय एक थे शंकरन नायर। कौन थे, शंकरन नायर। शंकरन नायर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन थे कि जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो शंकरन नायर। कौन थे जिन्होंने जनरल माइकल ओडायर का सहयोग किया था, तो हंसराज। अब क्या होता है, जब इतनी घटनाएं हो जाती हैं तब अंग्रेजों की तरफ से एक कमेटी बनती है इसको जांच करने के लिए। अंग्रेजों की तरफ से एक कमेटी बनती है। क्या बनती है, एक कमेटी बनती है इसको जांच करने के लिए कि भाई आखिरकार ये क्यों हुआ। कमेटी बनती है कि क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, किसकी गलती थी इसमें। इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य। कितने, 8 सदस्य। समझे इतना, 8 सदस्यों वाली एक कमेटी बनती है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। कितने समिति वाला, कितने सदस्य रहते हैं उसमें, 8। तो ये भी याद रखिएगा 8। इतना, इसका क्या नाम होता है, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। तो सीधे पूछा है, क्वेश्चन पूछता है कि हंटर कमेटी का संबंध किससे है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। इसमें कितने सदस्य थे, तो 8। एच से हंटर होता है ना, एच ABCD में 8 पे आता है। याद करने के लिए कैसे आदमी भूल जाता है कि 7 था कि 8 था। तो हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे, 8। अब 8 में से क्या था कि 5 गो तो इंग्लिश थे, 5 गो इंग्लिश माने अंग्रेज थे, और 3 गो क्या थे, 3 भारतीय थे। तो अब ये अंग्रेज का तो नहीं पूछता है कौन कौन थे, लेकिन भारतीयों को पूछता है कि कौन कौन थे। तो इसका ट्रिक होता है वो सचिन। क्या होता है, सचिन। इसका ट्रिक हो क्या होता है, सचिन। तो स से क्या हो जाएगा, सैयद अहमद अली। सैयद नहीं, सुल्तान अहमद अली। कौन, सुल्तान अहमद अली। ची से होता है चिमन लाल सीतरवाल। क्या होता है, चिमन या चमन लाल सीतलवाल। ठीक है। और न से होता है जगत नारायण। तो न आ गया नारायण में, तो वहाँ से हो जाएगा नारायण। तो ये भारतीय कितने थे, तो 3 भारतीय थे। कौन कौन, तो सचिन याद रखिएगा, स से सुल्तान अहमद खां, ची से चिमन लाल सीतलवाल, और न से जगत नारायण। यहाँ तक समझे। अब क्या होता है, इस कमेटी ने बताता है कि इसमें 379 लोगों की मौत हुई। कितना, 379 की मौत हुई। ये बात उस समय भारतीयों को पछती नहीं है कि इतना गोली बारूद के बाद 379 लोगों की मौत नहीं हुई है, इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये क्या है, हंटर कमेटी छुपा रहा है। तो फिर कांग्रेस के द्वारा भी एक कमेटी बनाई जाती है। कांग्रेस के द्वारा भी क्या एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी बनाई जाती है इसको जाँच करने के लिए, कमेटी बनाई जाती है। तो इसके अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, इनका अध्यक्ष बनाया जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसको, मदन मोहन मालवीय जी को। मदन मोहन मालवीय को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बताती है कमेटी कि इसमें 1000 प्लस लोगों की मौत हुई है, 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। इतना समझे। अगर जितना भी रॉलेट टेक्स्ट से या जालियांवाला बाग से अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर आपसे बनेगा। अब पूछता है कि आखिरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड को कब खत्म किया गया है, तो गांधी जी क्या करते हैं, 18 अप्रैल को। कब, 18 अप्रैल को इसको वापस ले लेते हैं। कब, 18 अप्रैल 1919 को इसको क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं, गांधी जी। जालियांवाला बाग समझे। इतना, जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होया। अंग्रेजों के द्वारा जो कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी, उसमें कितने सदस्य थे, 8 थे। 5 गो थे इंग्लिश और 3 गो थे भारतीय। भारतीयों को याद करने का ट्रिक है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन याद करिए, स से हो जाएगा सुल्तान अहमद अली या अहमद खां भी लिखता है, ची से चिमन लाल सीतरवाल, और न से आ रहा है जगत नारायण। इतना समझे। फिर से क्या होता है, ये बताती है कि 379 लोगों की ही इसमें मौत हुई है। फिर कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है इसकी जाँच के लिए, जिसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय। इसके अन्य सदस्यों में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। कौन कौन, गांधी जी
गांधी जी प्लस मोतीलाल, मोतीलाल, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि अन्य सदस्यों में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। अब यह क्या होता है, 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड की टोटल घटनाएं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, आप कई बार बोल के पढ़िए तब जाके याद होगा। आप थोड़ा कमेंट उमेंट मारते रहिए महाराज, बेटा इसको। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 की घटनाओं के बाद एक और घटना होती है 1919 में, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन। तो पहली क्वेश्चन ये पूछता है कि खिलाफत आंदोलन किसने किया था? तो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए देखते हैं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1919। कब हुआ था? अक्टूबर 1919। अक्टूबर 1919 में होता है खिलाफत आंदोलन। आखिरकार खिलाफत आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो क्यों हुआ ये भी जान लीजिए। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उस समय क्या हुआ था कि तुर्की में उस समय था खलीफा का पद। किसका पद? खलीफा का। और खलीफा का पद उस समय चल रहा था कौन? प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी समय क्या किया, मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन आता है, फ्रांस वगैरह आता है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। तब तक इतना जानिए कि मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है, अमेरिका, उस समय रूस भी आता था उसी में। तो उन्होंने क्या किया कि तुर्की में खलीफा के पद को खत्म कर दिया। तुर्की में खलीफा के पद को क्या किया? खत्म कर दिया। इसी के विरोध में भारत में क्या चला गया? खिलाफत आंदोलन। खलीफा, खलीफा कहाँ पे? तुर्की अब नाम हो गया इसका। तो खलीफा के पद को खत्म करने के विरोध में, समझ रहे हैं? खत्म हुआ कहाँ पे? तुर्की में। आंदोलन कहाँ चला? इंडिया में। अब इसके जो संस्थापक थे, कौन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? तो देता है अली बंधु। क्या देता है? अली बंधु। नहीं तो अली बंधु देगा और नहीं तो देगा इनका नाम मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और कौन? शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। इतना समझे। अब क्या होता है इसी में एक 23 नवंबर को, कब? 23 नवंबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम की एक बैठक होती है। हिंदू मुस्लिम की एक बैठक होती है, उसमें गांधी जी को भाषण देने के लिए कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत आंदोलन के समय गांधी जी ने कब भाषण दिया था? तो 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकताओं के लिए भाषण दिया था, ठीक है। कब? 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए, एकता का भाषण दिए। इतना समझे। कब दिए? तो 23 नवंबर 1919 को। फिर से एक बार देखते हैं खिलाफत आंदोलन कब आता है? अक्टूबर 1919 में। क्यों आता है? तो खलीफा का पद जो था तुर्की में उसको समाप्त कर दिए थे कौन? मित्र राष्ट्र। उसी के विरोध में आया था क्या? खिलाफत आंदोलन। संस्थापक कौन थे? अली बंधु। अली बंधु में कौन कौन आते हैं? मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। तब पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता की भाषण कब दिए थे? तो 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को। फिर क्वेश्चन पूछता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को क्या मनाया जाता है? खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता के भाषण दिए थे। और खिलाफत आंदोलन चलता है अक्टूबर 1919 में। कौन चलाता है? तो अली बंधु, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली। ये था हमारा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन के बाद क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। खिलाफत आंदोलन के बाद से अब गांधी जी का रोल आता है इसमें। तो गांधी जी क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। क्या शुरू करते हैं? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ये आप लोग थोड़ा और विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर।
अब खिलाफत आंदोलन को देखते हुए, रॉलेट एक्ट को देखते हुए, जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए गांधी जी आते हैं, एंट्री मारते हैं असहयोग आंदोलन लेकर के, ठीक है। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब चला था? 1 अगस्त कब? 1920 को। 1 अगस्त 1920 को क्या चलता है? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को। लेकिन उस समय जब शुरुआत हुई थी उस समय क्या था? बाल गंगाधर जो तिलक थे इसके सपोर्ट में थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन का सपोर्ट कौन कर रहे थे? सपोर्ट तो कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे? इसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस दिन शुरुआत हुआ ना उसी दिन इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। इनकी क्या हो गई? इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। लेकिन ये क्या थे? असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में थे कि नहीं थे? तो ये क्या थे? इनके सपोर्ट में थे। लेकिन जिस दिन शुरू हुई यानी 1 अगस्त 1920 को उसी दिन इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ये तो शुरू कर दिया 1 अगस्त को, लेकिन कांग्रेस इसका अप्रूवल नहीं दिया था। तो कांग्रेस इसका अप्रूवल कब देता है? कांग्रेस इसका मान्यता कब दिया? तो कांग्रेस के द्वारा इसका मान्यता दिया जाता है कब? दिसंबर 1920 को। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में। कहाँ? नागपुर अधिवेशन में इसका क्या दिया? कांग्रेस इसका अप्रूवल देती है। यहाँ तक समझे। अब पूछता है कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए तो कौन कौन इसका विरोध कर रहे थे? ये भी देखिए। तो विरोध कौन कौन कर रहे थे असहयोग आंदोलन का? तो एक था बिपिन चंद्र पाल। कौन? बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद एनी बेसेंट। ये लोग क्या कर रहे थे? असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। कितना समझे? 1 अगस्त 1920 को शुरुआत होता है, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस इसका अप्रूवल कब देता है? दिसंबर 1920 को। कहाँ पे? नागपुर अधिवेशन में, ठीक है। अब विरोध कौन कौन करते हैं? तो बिपिन चंद्र पाल करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और एनी बेसेंट इसका विरोध करती हैं। यहाँ तक समझे। अब पूछता है कि असहयोग आंदोलन में पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति कौन थे? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ना, मोहम्मद अली ये अलग हैं। कौन थे? मोहम्मद अली। ये शौकत अली मोहम्मद अली थे ना, उसी में के थे ये मोहम्मद अली। शौकत बंधु जो थे ना उसी में के थे मोहम्मद अली थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। इतना समझे। इसके बाद क्या होता है? आता है दिन 5 फरवरी का। 5 फरवरी 1922। कौन दिन आता है? 5 फरवरी 1922 का दिन आता है। और गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर के चौरी चौरा में। कहाँ पे? चौरी चौरा। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे जितने भी असहयोग आंदोलन के समर्थक थे और खिलाफत आंदोलन के जो समर्थक थे ये क्या होते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो चौरी चौरा नामक स्थान पे इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? चौरी चौरा थाने के एक पुलिस ने क्या होता है? भीड़ पे लाठियाचार्ज कर देता है। जब लाठियाचार्ज कर देता है तो उसी समय जितना भीड़ थी थाने पर हमला बोल देती है। थाने पर क्या करती है? हमला बोल देती है और थाने में आग लगा देती है। तो 21 पुलिसकर्मियों को इसमें क्या होता है? मौत हो जाता है। 21 पुलिसकर्मियों का क्या होता है? मौत हो जाती है। तो क्या करते हैं? भीड़ 5 फरवरी 1922 को क्या करते हैं? भीड़ थाने में क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। क्यों लगाए हैं? पता लगे आपको? थाने में आग लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है? 21 पुलिसकर्मी का क्या होता है? मौत हो जाता है। समझ रहे हैं इतना? 21 पुलिसकर्मियों का मौत हो जाता
है। इतना समझे। 21 पुलिसकर्मियों का जब मौत होता है तो ये बात पता चलती है गांधी जी को। और गांधी जी उस समय थे नहीं वहाँ पे चौरा चौरी नामक स्थान पे, वो कहाँ थे? उस समय बरदौली में थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि चौरा चौरी नामक जब घटना हुई थी तो गांधी जी उस समय कहाँ थे? बरदौली। कहाँ थे? बरदौली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गांधी जी इस समय थे नहीं, तो गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी थी उस समय बरदौली में। कहाँ पे? बरदौली। बरदौली कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। बरदौली पड़ता है गुजरात में। तो गांधी जी उस समय थे बरदौली में। बरदौली में ही क्या करते हैं वो 12 मार्च को क्या करते हैं? 12 फरवरी 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? यहाँ लिख दे रहे हैं, असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। कब लेते हैं? तो 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिए थे? तो 12 फरवरी 1922 को। कहाँ थे उस समय वो? क्या 23 नहीं है, नीचे खींचे हुए हैं, वही दिख रहा है। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? तो बरदौली से। ठीक है, कहाँ से लेते हैं? बरदौली से। तो इसे बरदौली घटना भी कहा जाता है। या तो समझे। जब वापस ले लेते हैं 12 फरवरी को, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं हिमालय जैसी भूल। चौरा चौरी को क्या कहते हैं? चौरी चौरा घटना को गांधी जी क्या कहते हैं? हिमालय जैसी भूल कहते हैं। कैसी भूल? हिमालय जैसी भूल कहते हैं। इतना समझे। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान गोरखपुर में क्या होता है? पुलिस के द्वारा लाठियाचार्ज की जाती है। तो जितना भीड़ था थाने पर हमला कर देते हैं, उसमें 21 पुलिसकर्मियों का मौत हो जाती है। 12 फरवरी को बरदौली से ही क्या करते हैं? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसे हिमालय जैसी भूल बताते हैं। तो इसमें 5 फरवरी याद रखना है, बरदौली वाला 12 फरवरी को वापस लेते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसका अप्रूवल कांग्रेस देती है। तो समझे। जब वापस ले लेते हैं तो अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस कहते हैं राष्ट्रीय आपदा है, आपको वापस नहीं लेना चाहिए था। क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, एक एक क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपदा कहते हैं कि आपको वापस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करते। एक थे मुंजे। क्या थे? मुंजे। तो मुंजे क्या करते हैं? मुंजे इन पे अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव गांधी जी पर किसने लाया था? असहयोग आंदोलन के समय में। तो मुंजे। किसने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा है? सुभाष चंद्र बोस। हिमालय जैसी भूल चौरा चौरी घटना को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। इतना समझे। इतना समझ गए आप लोग। चलिए, ये था हमारा क्या? असहयोग आंदोलन। अब क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा इसमें से और बच गया है कि अब क्या किया जाता है? ब्रूमफील्ड था एक, ब्रूमफील्ड। इस सब घटनाओं को देखने के बाद ब्रूमफील्ड था एक, जो कि जज था उस समय। क्या था? जज था। ब्रूमफील्ड जज था एक। वो क्या करता है कि गांधी जी को 6 साल की 6 वर्ष की सज़ा सुनाता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष की सज़ा सुनाता है। 6 वर्ष की सज़ा सुनाता है गांधी जी को। तो गांधी जी को कब पकड़ा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो 13 मार्च को। कब? 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। कब? 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है। अब 1922 से 6 वर्ष 1928 तक उनको रहना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण उनके 5 फरवरी 1924 को। कब? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। इतना समझे। ये डेट एकदम जरूर रखिएगा। 13 मार्च 1922। 3-4 को डेट याद करिए। 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 क्या होता है? चौरी चौरा कांड। उसके बाद से 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेते हैं। अब 12 के बाद से क्या आ जाएगा? 13। तो 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया जाता है अगले महीने में। ये फरवरी था, ये हो गया मार्च। तो 13 मार्च 1922 को उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब 5 फरवरी 1924 को, जिस दिन चौरा चौरी कांड हुआ था ना 5 फरवरी को, तो उसी दिन लेकिन साल बदल जाएगा। क्या किया जाता है? उनको स्वास्थ्य कारणों के कारण रिहा कर दिया जाता। ये था हमारा असहयोग आंदोलन। इतना समझे। अब हम लोग को बच गया क्या? अब हम लोग को बच गया है एक और जो घटना हुई थी, स्वराज पार्टी।
स्वराज पार्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद से स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आप लोग। चलिए अब स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे, उसके बाद से ये टॉपिक होगा ख़त्म। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए। स्वराज पार्टी के बाद से एक और घटनाएं बढ़ जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, ठीक है, काकोरी कांड। उसके बाद से टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। फिर अगला क्लास में जब हम आएंगे तो 1925 के बाद की घटनाओं को लेकर के आएंगे। आप लोग बस देखते रहिए, थोड़ा शेयर और मारते रहिए महाराज। 500 पुजाइए इस महीने में। चलिए अब देखेंगे हम लोग स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 को क्या होता है? स्वराज पार्टी का गठन होता है। पहले तो इतना ही पूछ लेता था कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1923, लेकिन अब पूछता है कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में भी कहाँ पे? आनंद भवन में। कहाँ पे? आनंद भवन। आनंद भवन। जैसे पटना में जाइए तो बापू सभागार है, वैसे ही में जाइएगा इलाहाबाद में तो आनंद भवन है। तो 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में आनंद भवन में क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कौन कौन करते हैं इसकी स्थापना? इसके संस्थापक कौन थे? कौन कौन थे? तो CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू। कौन थे? CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू। CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। तो पूछता है इन दोनों में से सदस्य को सचिव कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो सचिव थे मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। देखिए जितना आजकल थोड़ा डीप में पूछ रहा है क्वेश्चन। सचिव कौन था? तो मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद के आनंद भवन में। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को। इतना समझे? अब स्वराज पार्टी की आखिरकार गठन क्यों किया गया था? जब इतनी पार्टियां थी, कांग्रेस था ही, तो फिर स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया? तो क्या हुआ था उस समय? स्वराज पार्टी का गठन करने का जो कारण था कि ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को शामिल करना। ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को शामिल करना। ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को क्या करना? शामिल करना। इतना समझे? ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को शामिल करना मुख्य कारण था स्वराज पार्टी का, कि ब्रिटिश काउंसिल में किसी तरह से भारतीयों को शामिल कर दिया जाए। इसके लिए क्या होता है? 1923 में चुनाव होता है। 1923 में चुनाव होता है। 1923 में चुनाव होता है कितने सीटों पर? 101 सीटों पर 1923 में चुनाव होता है। 101 सीटों पर, जिसमें से मात्र 42 सीटें ही क्या कौन जीतती है? स्वराज पार्टी। ध्यान से थोड़ा। 1923 में चुनाव होता है, 101 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से 42 सीटें स्वराज पार्टी जीत लेती है। और इसमें से विट्ठल भाई पटेल को, किसको? विट्ठल भाई पटेल को भेज दिया जाता है स्वराज पार्टी की तरफ से। कहाँ पे? ब्रिटिश काउंसिल में। समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछता है कितने सीटों पर, आजकल पूछ रहा है, पहले तो नहीं पूछ रहा था। 101 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 42 सीटें स्वराज पार्टी जीती थी, ठीक है। इसमें से किसको भेजा जाता है ब्रिटिश काउंसिल में? तो विट्ठल भाई पटेल को। किसको? विट्ठल भाई पटेल को। विट्ठल भाई पटेल को क्या किया था? विट्ठल भाई पटेल को ब्रिटिश काउंसिल में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जून आता है ना, जून 1926, ठीक है, 1926 में जी, जून 1926 में क्या होता है कि CR दास की मृत्यु हो जाती है। CR दास की मृत्यु हो जाती है। 25 या 26 होगा, 1925 ही होगा। जून 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से क्या होता है? ये स्वराज पार्टी। इतना समझे यहाँ तक? तो ये था हमारा स्वराज पार्टी। गठन होता है 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद के आनंद भवन में। CR दास और मोतीलाल मिलकर इसका गठन करते हैं। फिर पूछता है सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। कारण क्या था? ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को शामिल करना इसका मुख्य कारण था। ब्रिटिश भारतीयों को शामिल करना।
ब्रिटिश काउंसिल में भारतीयों को शामिल करना इसका मुख्य कारण था। 1923 में चुनाव होता है 101 सीटों पर, जिसमें से 42 सीटें स्वराज पार्टी जीतती है और विठल भाई पटेल को ब्रिटिश काउंसिल में भेज दिया जाता है। और जब जून 1925 में सी आर दास की मृत्यु होती है, उसके वजह से स्वराज पार्टी का क्या होता है, लिखा उसमें आने लगता है। ये था हमारा स्वराज पार्टी। ठीक है, अब स्वराज पार्टी के बाद से हम लोग देखेंगे आगे एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका गठन किया जाता है, जिसका नाम है HRA। इसका गठन किया जाता है 1924 में। कब? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। तो कौन करते हैं इसका गठन? कौन करते हैं? तो सचिंद्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। इनमें और भी सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे इसमें, भगत सिंह भी इसके सदस्य थे। फिर से कुछ क्या बोलते हैं उनको, जिनको फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी थे इसमें, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खां थे। ठीक है, इन सबको, ये सब इसके क्या थे? सदस्य थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है इसके सदस्य कौन थे? सदस्य तो अशफाकुल्ला खां, फिर से थे राजेंद्र लाहिड़ी ना जी, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और कोई थे? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। ठीक है, एक थे इसी में सचिंद्रनाथ सान्याल भी थे, ये तो सदस्य थे इसके। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करता है, इसी के जो सदस्य थे ये क्या करते हैं, जाके कहाँ पे, काकोरी नामक स्थान पे काकोरी कांड हो जाता है। कब? ये भी पूछता है, थोड़ा सा यहाँ देखिए, काकोरी कांड को थोड़ा सा आप ध्यान में देखिएगा। काकोरी कांड को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। काकोरी कांड को ध्यान दीजिए, काकोरी कांड को अब ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में बचा हुआ काकोरी कांड। तब इसे क्या कहते हैं, इसमें और भी थे एक, जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल भी इसमें थे। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें ये लोग सदस्य थे। अब क्या होता है काकोरी कांड, ये क्या है? तो 9 अगस्त को होता है काकोरी कांड। कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। कब होता है? 9 अगस्त 1925 को। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है काकोरी घटना कब हुई थी? तो पहले 1925 पे काम चल जाता था, लेकिन अब आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पे कैसे घटनाएं थी? क्या हुआ था कि एक ट्रेन था जिसका नाम था 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। तो इस ट्रेन का भी नाम याद रखिएगा, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो सहारनपुर से कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। कहाँ जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। 8 डाउन ट्रेन जो कि पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें क्या था? ब्रिटिश खजाना था। क्या था जी? ब्रिटिश खजाना। अब जब ब्रिटिश इसमें खजाना था तो क्या हुआ कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पे, लखनऊ में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी। कौन सा? काकोरी। तो यहीं पे क्या करते हैं, ये सब मिल करके इसको लूटते हैं। क्या करते हैं? लूटते हैं। तो पहले इसका नाम था काकोरी कांड, लेकिन जब कौन सरकार आई, जब योगी सरकार आई ना, तो इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसका नाम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन कौन थी? तो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन थी जो कि ब्रिटिश खजाना को लेकर के जा रही थी। अब क्या हुआ कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, तो वहीं काकोरी नामक स्थान पर जो कि लखनऊ के पास पड़ता है, यहीं पे इन सभी ने मिलकर इसको लूट लेते हैं। और इसमें योगी राज जो सरकार आई उसका नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। जब ये लूट लेते हैं, अब क्या होता है, इनको फांसी दे दी जाती है। क्या की जाती है? फांसी दे दी जाती है। कब? तो 19 दिसंबर 1927 को। मिटाएं इसको। चलिए, थोड़ा सा और बच गया, बस आप लोग 5 मिनट और धैर्य बनाइए, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। अब अलग अलग जगह अलग अलग इनको पकड़ करके फांसी दी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, तब इसके बाद पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो 19 दिसंबर 1927 को
इनको क्या कर देती है, इनको फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, अब पूछता है किसको कहाँ फांसी दी गई थी, किसको कहाँ फांसी दी गई थी। तो सबसे पहले आते हैं अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां को कहाँ फांसी दी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल आते हैं। फिर आते हैं कौन, राजेंद्र लाहिड़ी। फिर आते हैं रोशन सिंह। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग फांसी दी जाती है। तो अब पूछता है कि कहाँ पे किसको दी गई थी। तो अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था फैजाबाद में। कहाँ पे, फैजाबाद का नाम क्या हो गया है, अयोध्या। क्या हो गया है, अयोध्या। तो अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ देते हैं, गोरखपुर में। कहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। कहाँ पे, गोंडा, जो कि उत्तर प्रदेश जो है, गोरखपुर है ना, गोरखपुर के 2-3 स्टेशन बाद पड़ता है गोंडा। फिर आते हैं रोशन सिंह, इनको दिया जाता है कहाँ पे, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद यानी अयोध्या में दिया जाता है फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर के जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में, और रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दे दी जाती है। अब बताइए, फांसी जब दी रही थी तो आखिर में कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी। तो कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया था। क्या बनाया था, कमेटी बनाया। कांग्रेस इसके लिए क्या बनाया था, कांग्रेस एक कमेटी बनाई थी इसके जांच के लिए। कांग्रेस एक कमेटी बनाई इसकी जांच के लिए। तो पूछता है कि जब कांग्रेस इसकी कमेटी की जांच बनाई थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, काकोरी ट्रेन कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के सदस्यों को बचाने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, गोविंद बल्लभ पंत को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये हमारा जितनी घटनाएं थी जो कि आप लोग थंबनेल में देखे थे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे की जो भी घटनाएं 1925 से लेकर के 1935 तक अगली वीडियो में देखें। उसके बाद ऐसे ही करते करते हम लोग आज़ादी के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। उसके बाद जो भी वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में बचेगी उसको हम लेके आएंगे। तो वीडियो को पूरा आप लोग अंत तक देखिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसी है वीडियो, आप कैसा वीडियो चाहते हैं। तो जय हिंद।